अब हम बात करेंगे ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स की। सबसे पहले विनी वाल्टर ने 1912 में प्रपोज किया, जब उसने क्रोमोसोम का नंबर काउंट किया कि ह्यूमन बीइंग्स में जो लेडीज हैं उनमें 48 क्रोमोसोम और जो मेल हैं, मेन हैं, उनमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वुमेन में 48 क्रोमोसोम्स और मेन में 47 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसे ये भी प्रपोज किया कि जो लेडीज हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेन हैं उनमें 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। इसलिए नंबर जो है 47 और 48 है। उसके 11 साल बाद 1923 में पेंटर ने ह्यूमन बीइंग्स के टेस्टिकुलर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स और वाई हैं। उसके बेस पर ह्यूमन बीइंग्स में एक्स वाई मेल और एक्स एक्स फीमेल मैकेनिज्म प्रपोज किया। उसके बाद और जो वर्कर्स थे उन्होंने 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं उसको जो पेंटर ने प्रपोज किया था उसको माना कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मेन में 44 ऑटोसोम्स, 1 एक्स 1 वाई, वुमेन में 44 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक्स वाई और एक्स एक्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स में जो कैरियोटाइपिंग है वो कैसे की जाती है? तो सबसे पहले वीनस ब्लड जो है वो लिया जाता है। जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको इन विट्रो ट्रीट किया जाता है फाइटो हीम एग्लूटिनिन्स के साथ, फाइटो हीम एग्लूटिनिन के साथ, जिससे कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू कर दें। फाइटो हीम एग्लूटिनिन की ट्रीटमेंट से जो ल्यूकोसाइट्स हैं माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू करें। अब ये जो माइटोटिकली डिवाइड ल्यूकोसाइट्स कर रहे हैं इनको कॉल्चिसिन के साथ जब ट्रीट करेंगे तो माइटोसिस जो है वो मेटाफेज स्टेज पे इनहिबिट हो जाएगी। तो माइटोसिस मेटाफेज स्टेज पे इनहिबिट हो गई। अब इन सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। इस ट्रीटमेंट से क्या होगा कि जो सेल्स हैं जिसमें कि हमने कॉल्चिसिन से माइटोसिस मेटाफेज स्टेज पे इनहिबिट की है वो स्वेल करना शुरू कर देंगे और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी डिस्पर्सल जो है वो हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करना आसान हो जाएगी। अब इसको क्रोमोसोम्स जो हैं उनको गिम्जा से स्टेनिंग करेंगे, जिसको हम गिम्जा स्टेनिंग कहते हैं। ये जो गिम्जा स्टेन्ड क्रोमोसोम्स हैं उनको अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप उनकी फोटोग्राफी करेंगे और जो फोटोग्राफ आएगा उनको क्रोमोसोम्स के डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग काट लिया जाएगा उस प्लेट से।
तो जो प्लेट जो आएगी, फोटोग्राफ जो आएगा, उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिस्पर्स हैं। जैसे ये फोटोग्राफ है, कोई क्रोमोसोम ऐसे पड़े हैं, डिस्पर्स है ये। और जो ये डिस्पर्स क्रोमोसोम्स हैं, तो जो इनकी फोटोग्राफी करेंगे तो उनको डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से क्रोमोसोम्स के हम उनको काटेंगे और अरेंज करेंगे, और ऑर्डरली फैशन में अरेंज जब कर लेंगे तो उसको हम कैरियोटाइप कहेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक फैमिली है, उसमें 23 लोग हैं, दादा दादी है, चाचा चाची हैं, ताया ताई हैं, उनके बच्चे हैं, मदर फादर हैं, उनके बच्चे हैं। इस हिसाब से अगर हमारे पास उस फैमिली में 23 लोग हैं तो वो 23 पेयर्स जो हैं, बड़े से छोटे तक, अगर हम उनको वॉशिंग मशीन में डाल दें तो जब उनको बाहर निकालेंगे तो वो पेयर जो हैं, जुराबों के जो पेयर्स हैं, वो अलग अलग जो हैं वो निकलेंगे। ये नहीं है कि बच्चे के पेयर जो है वो मशीन जो है वो अलग कर लेगी, दादा के अलग कर लेगी, दादी के अलग कर लेगी। तो वो जो अलग अलग पड़े हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे फोटोग्राफी की, वैसे ही हम उनको उनके साइज के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से जब अरेंज करेंगे तो 23 पेयर जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो जुराबों के पेयर जैसे अलग होते हैं, वैसे ही इन क्रोमोसोम्स के पेयर्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। और जब वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पेयर्स में आएंगे, उसको ऑर्डर में जब रख देंगे, उसको हम कैरियोटाइप कहेंगे। तो जो सॉक्स की एग्जांपल है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स को फोटोग्राफ से जब अलग करेंगे तो हम 4 क्राइटेरिया फॉलो करते हैं पेयर बनाने के लिए। पैरामीटर है वो है क्रोमोसोम की शेप, दूसरी है क्रोमोसोम की लेंथ, जो थर्ड पैरामीटर है वो है सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। अब ये जो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स होता क्या है, शॉर्ट आर्म की लेंथ और टोटल लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें सेंट्रोमेरिक इंडेक्स जो है वो 0.5 होगा। तो जैसे जैसे शॉर्ट आर्म की लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सेंट्रोमेरिक इंडेक्स जो है वो भी बढ़ता जाएगा। टेलोमेरिक में जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें जो सेंट्रोमियर है वो ऑलमोस्ट टिप पे होता है, तो शॉर्ट जो है वो कम होगा, लॉन्ग ज्यादा होगा। तो वो टेलोमेरिक में लेंथ, सेंट्रोमेरिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों आर्म्स में, शॉर्ट आर्म जो है या लॉन्ग आर्म है, एक आर्म और दूसरी आर्म में कितना प्रोपोर्शन है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है उनमें चूंकि दोनों आर्म जो हैं वो बराबर हैं, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म जो हैं वो दोनों बराबर हैं, इसलिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में प्रोपोर्शन ऑफ आर्म जो है वो 1 के बराबर होगा। तो ये 4 पैरामीटर हम कैरियोटाइपिंग में यूज करते हैं जब हम क्रोमोसोम्स के ग्रुप्स बनाते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई साइटोजेनेटिक्स की 1960 में, और इस बेस पर इस कॉन्फ्रेंस ने एक क्लासिफिकेशन जो दी, उसको हम डेनवर क्लासिफिकेशन कहते हैं क्रोमोसोम्स की, उस जगह के नाम पर जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई साइटोजेनेटिक्स पे। तो डेनवर क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो क्रोमोसोम्स हैं
उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ग्रुप्स में बांटा गया। जो सबसे लंबा होगा वो पहले आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो लास्ट में आएगा। तो 22 जो पेयर्स बने, 22 जो पेयर्स बने उनको लेंथ के हिसाब से, उनकी लंबाई के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे लंबा, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे छोटा, उस हिसाब से उनको डेल्वर क्लासिफिकेशन में रखा। साथ ही साथ पटाउ ने 1960 में ही इन 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स के हैं उनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को ABCDEFG नाम दिया। अब ये जो 7 ग्रुप बने ए से लेके जी तक, उसमें उसने क्रोमोसोम्स को रखा। ग्रुप ए में 1 से 3 क्रोमोसोम्स रखे जो कि मेटासेंट्रिक, ग्रुप बी में 4 से 5, चौथा और पांचवा जो कि सब मेटासेंट्रिक, ग्रुप सी में भी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स थे और नंबर था उनका 6 से 12। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम है, 7 क्रोमोसोम है सी ग्रुप में। ग्रुप डी में रखे 13, 14 और 15 और ये एक्रोसेंट्रिक है। ग्रुप ई में रखे 3 क्रोमोसोम 16, 17 और 18, ये भी सब मेटासेंट्रिक है। ग्रुप एफ में 2 क्रोमोसोम्स पेयर रखे, 19वां और 20वां पेयर, ये मेटासेंट्रिक है मेटासेंट्रिक, लेकिन लेंथ जो है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखी गई है तो ये ग्रुप एफ में रखे गए। और जो लास्ट ग्रुप जो है ग्रुप जी, उसमें लास्ट के 2 जो थे पेयर्स 21वां और 22वां वो रखे गए और ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब ये 22 पेयर जो थे ये ऑटोसोम्स के थे। अब हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स रहे तो एक्स क्रोमोसोम जो था वो सी ग्रुप में रखा गया और जो वाई क्रोमोसोम था वो ग्रुप जी में रखा गया। इस हिसाब से 44 ऑटोसोम्स 22 पेयर बने, उनको ABCDEFG में रखा और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको भी उन्हीं ग्रुप में रखा, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है उसको ग्रुप सी में रखा और जी ग्रुप में रखा क्रोमोसोम वाई को। तो ये पटाउ ने 7 ग्रुप्स बनाए और चूंकि ये कॉन्फ्रेंस डेनवर में हुई थी कोलोराडो में, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम डेनवर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन का जो क्रोमोसोमल बेसिस जो है वो है XY मेल, XX फीमेल, XY मेल, XX फीमेल मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो जिस इंडिविजुअल में Y क्रोमोसोम होगा वो मेल होगा और जिसमें 2 X क्रोमोसोम्स होंगे वो फीमेल। 1980s में जब डिकेड था 80 वाला, उसमें कुछ ऐसे लोग देखे गए जिनमें कि जो XY था वो फीमेल और जो XX थे वो मेल्स थे। जनरली XY जो हैं वो मेल हैं, लेकिन उन लोगों में XY जो थे वो फीमेल थे और XX जो फीमेल होने चाहिए थे वो XX मेल्स थे। तो ये जो चेंज आई
कि XY मेल से XX फीमेल हुआ और XX फीमेल से XX मेल हुआ, तो पाया गया कि हमारे सेल्स में एक ऐसा जीन है जिसको हम कहते हैं सेक्स रिवर्सल जीन। तो ये जो सेक्स रिवर्सल जीन जो है, ये जब एक्टिव होगा तो ये इंडिविजुअल का जो सेक्स है, जब वो डेवलपमेंट हो रही है, उसको चेंज कर देगा। लेकिन जो क्रोमोसोम जो हैं इंडिविजुअल में, वो चेंज नहीं होते। कि अगर 44 ऑटोसोम्स और एक X और एक Y है, तो एज ए रूल वो मेल होना चाहिए, और जिसमें 44 ऑटोसोम्स और 2 X क्रोमोसोम्स हैं, वो फीमेल होना चाहिए। लेकिन इस सेक्स रिवर्सल जीन के कारण, इसकी एक्टिविटी के कारण जो सेक्स है वो रिवर्स कर जाएगा। XY जो मेल होना था वो फीमेल हो जाता है, और XX फीमेल जो होने थे वो XX मेल हो जाते हैं। तो इसके कारण जो सेक्स एनॉमलीज जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में आती है। अब ये जो एनॉमलीज आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? जो सबसे पहले एनॉमली जो है वो है टर्नर्स सिंड्रोम। ऐसी फीमेल्स जिनमें 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, 44 ऑटोसोम्स और एक X क्रोमोसोम, वो फीमेल्स टर्नर्स सिंड्रोम के सिम्टम्स शो करती हैं। 44 ऑटोसोम्स और एक X क्रोमोसोम के कारण टोटल 45 क्रोमोसोम्स हुए, और जो फीमेल्स जिनके सेल्स में 45 क्रोमोसोम्स होते हैं वो टर्नर्स सिंड्रोम के सिम्टम शो करती है। तो इसको हम 44 प्लस X0 कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो क्रोमोसोम है, चाहे X जो क्रोमोसोम है, वो एब्सेंट है। अब ऐसी फीमेल्स जो टर्नर सिंड्रोम वाली हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन फीमेल्स के, एक तो वो शॉर्ट स्टेचर्ड होंगी, नेक जो है वो वेब्ड होगी, इंटेलिजेंस कोशिएंट जो है वो लो होगा, जो चौथी मेटाकार्पल है छोटी होगी। अब क्योंकि ये फीमेल है, तो उन फीमेल्स में जो ब्रेस्ट हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगी, और जनरली कलर ब्लाइंडनेस होगी। इन लेडीज में जो ओवरीज हैं वो पुअरली डेवलप्ड होंगी, प्यूबिक हेयर जो होंगी वो स्पार्स होंगे, हेयर जो हैं वो एब्सेंट होंगे। सिंड्रोम जो है ह्यूमन बींग्स में वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वो 2 X क्रोमोसोम जो हैं वो डिवीजन के टाइम पे सेपरेट नहीं हो पाते, और जब वो सेपरेट नहीं होंगे तो एक साइड वो दोनों X क्रोमोसोम चले जाएंगे और दूसरी तरफ X क्रोमोसोम जो है वो नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में जब वो 2 X क्रोमोसोम्स वाला जो एग है वो फर्टिलाइज होगा Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म से, तो इंडिविजुअल जो बनेगा वो बनेगा 44 ऑटोसोम्स, 2 X क्रोमोसोम्स और एक Y क्रोमोसोम वाला। तो इसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाएगा, और इन इंडिविजुअल्स को कहते हैं कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से सफ़र करते हैं और वो मेल होते हैं। अब जो क्लाइनफेल्टर वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, एक तो उनकी डेवलपमेंट जो होगी
कंपैरेटिवली कम होगी, शॉर्ट स्टेचर्ड होंगे और जो टेस्टिकल्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड होंगे। जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में वो स्पार्स होगी। छोटे छोटे जो हैं ब्रेस्ट्स होंगे। हाई पिच्ड वॉइस होगी। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होगा वो लो होगा। तो ये क्लाइनफेल्टर वाले सिंड्रोम के सिम्टम्स। जो तीसरा एनोमली जो है वो है पॉलीएक्स। तीसरा है पॉलीएक्स फीमेल्स। पॉलीएक्स फीमेल्स का मतलब है कि जो फीमेल्स हैं बजाय 44 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम्स के एक या एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होंगे। तो 44 ऑटोसोम्स, 2 नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम्स और एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो पहले वाले में हमारे पास 44 प्लस 2 एक्स नॉर्मल, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हुआ तो ये 47 हो गए। तो ये एक्स जो हैं वो 4 एक्स भी हो सकते हैं, 5 एक्स भी हो सकते हैं, इसलिए इनको पॉलीएक्स फीमेल्स कहते हैं। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। तो इसमें भी वही वाला हिसाब हुआ कि जब डिवीज़न हुई, मियोसिस हुई, तो वो जो एक्स क्रोमोसोम सेपरेट करना था मियोसिस में, तो वो डिसजंक्शन के कारण सेग्रीगेट नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं कर सकता। इसलिए उस एग में 2 एक्स क्रोमोसोम चले जाएंगे, 22 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम्स। और जब इन एग्स को एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास नॉन डिसजंक्शन के कारण ये और 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज करेगा तो ये हमारे पास बन गए 44 प्लस एक्स, ये नॉन डिसजंक्शन के कारण, और ये स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो उसको फर्टिलाइज कर रहा है। तो इसमें हमारे पास 44 प्लस 3 आगे 47 क्रोमोसोम हो गए। इसके कारण हमारे पास पॉलीएक्स फीमेल्स बनती हैं। इनमें भी वही है, डेवलपमेंट पुअर है, मेंटली रिटार्डेड होती हैं और जो ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो भी पुअरली डेवलप्ड होते हैं। जो चौथा टाइप है एनोमलीज का वो है XYY मेल्स। पहले वाले में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया तो फीमेल्स थी, इसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आया तो वो हो गया XYY मेल्स। अब इसमें क्या होगा, जो XYY मेल्स होंगे तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो अनयूजुअल होगी। बजाय शॉर्ट स्टेचर्ड के ये लंबे होंगे कंपैरेटिवली। दूसरे तो ये इंडिविजुअल जो हैं उनकी हाइट जो होगी अनयूजुअल होगी, मेंटली रिटार्डेड होंगे। ऐसे इंडिविजुअल जो हैं उनकी एडोलेसेंट एज में जो पूरे का पूरा फेस है वो एक्नीस से भर जाएगा। मुहांसे जो हैं वो पूरी जो फेशियल मुहांसे जो हैं, जो फेस पे मुहांसे निकलते हैं एडोलेसेंट एज में, वो बहुत ज़्यादा होंगे। और जो उनके जेनिटेलिया हैं वो एबनॉर्मली डेवलप करेंगे। और ये जो इंडिविजुअल जो XYY मेल्स होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति है, बेंट ऑफ माइंड है, वो क्रिमिनल होता है। जो अगली एबनॉर्मलिटी जो ह्यूमन बींग्स में है वो है हर्मेफ्रोडाइटिज्म। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें ओवेरियन और टेस्टिकुलर
ऑर्गन जो हैं वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जो टेस्टिकुलर टिश्यू और ओवेरियन टिश्यू एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो मोर और लेस मेल से मोर और लेस फीमेल तक वेरी करता है, एम्बिग्विटी है उसमें। ऑर्डिनरीली जो हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, जो ट्रू हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, वो स्ट्राइल होते हैं क्योंकि उनमें रूडिमेंट्री ओवो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। इसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं स्यूडो हर्मेफ्रोडिटिज्म। ऐसे हर्मेफ्रोडाइट्स जो कि हर्मेफ्रोडाइट्स नहीं होते लेकिन कुछ करैक्टर जो हैं वो ट्रू हर्मेफ्रोडाइट्स का शो करते हैं, उनको हम कहते हैं स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट और फिनोमेना को कहते हैं स्यूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म। इन इंडिविजुअल्स में या तो टेस्टिकुलर टिश्यू होगा या फिर ओवेरियन टिश्यू होगा, दोनों नहीं होंगे। और ये टिश्यूज चाहे वो टेस्टिकुलर हो चाहे वो ओवेरियन हो, वो रूडिमेंट्री होंगे, दोनों नहीं होंगे, एक। जेनेटिक सेक्स के बेस पर इनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक मेल और दूसरे फीमेल। जो मेल्स होंगे उनका जो क्रोमोसोम्स नंबर होगा वो होगा 46 46 XY और फीमेल्स का क्रोमोसोम नंबर होगा 46 और XX। जो मेल्स होंगे उनमें रूडिमेंट्री एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होंगे और एडोलेसेंट एज में प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर डेवलप होंगे और वॉइस जो है वो डीपन कर जाएगी। लेकिन इनके जो एडल्ट्स हैं उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगी। तो रूडिमेंट्री जेनिटेलिया के हिसाब से, क्रोमोसोम के हिसाब से XY होने के कारण इनको हम मेल्स कहते हैं, लेकिन इनमें फीमेल्स के जो करैक्टर आते हैं जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो एडल्ट स्टेज में हो जाएगी। अब जो ये 46XX वाले जिनको हम फीमेल्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, वो तो ये जो फीमेल्स हैं इनमें ओवरी जो हैं वो इमेच्योर होंगी या रूडिमेंट्री होंगी और ये जो स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट फीमेल जो है जिसमें 46XX क्रोमोसोम्स हैं वो फिनोटिपिकली मैस्कुलिन कैरेक्टर जो है वो शो करेंगी। तो फिनोटिपिकली ये मेल शो करेंगी लेकिन इनमें इमेच्योर या रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी। तो ओवरीज इमेच्योर और
रूडिमेंट्री और XX क्रोमोसोम्स होने के कारण ये हुई तो फीमेल, लेकिन जो फिनोटिपिक करेक्टर्स जो हैं वो मैस्कुलिन होंगे या मेल के होंगे, इसलिए इनको स्यूडो हार्मेफ्रोडाइट्स कहते हैं। तो ये तो हो गई सेक्स लिंक्ड एनोमलीज जो कि ह्यूमन बीइंग्स में